ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे HDRI लाइटिंग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में। 3 पॉइंट लाइटिंग काम कैसे करती है, 3 पॉइंट लाइटिंग है क्या, और आज की वीडियो में HDRI के बारे में बात करेंगे। HDRI है क्या एक्चुअल, और HDRI का फुल फॉर्म क्या होता है। हाई डायनेमिक रेंज इमेज। हाई डायनेमिक रेंज इमेज क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जो नॉर्मल हमारे पास इमेज होता है उसमें किसी साइड डिजिटल कैमरा, किसी भी डिजिटल कैमरा से जब फोटो लेते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया का ही लाइट देता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और दूसरी साइड शैडो हो जाता है। जैसे मेरे फेस पे ये जो कैमरा है मेरे जो फेस पे पड़ रहा है, डिजिटल कैमरा जो होता है, जो हमारे स्मार्टफोन्स या DSLR में होते हैं, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डायनेमिक रेंज ही होते हैं कि बस उतना ही तक वो कैप्चर कर सकते हैं इमेज को। इसीलिए कुछ कुछ एरियाज में इमेज में शैडोज क्रिएट होते, उसी का रिप्लेसमेंट है HDRI। HDRI क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के 360 अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट 360 लाइट क्रिएट करता है। ये 3 पॉइंट लाइटिंग से एडवांस टेक्निक है। 3 पॉइंट लाइटिंग में सिर्फ आपको फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड बैक साइड से लाइट मिलते हैं। HDRI में आपको 360 लाइट मिलती है। अलग अलग, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट्स ले लीजिए आप, या अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट्स से आप एक HDRI क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली HDRI को अगर आप डिजिटली ले जाओ तो वो एक सिर्फ स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। स्फेरिकल फॉर्म में इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि उसके अंदर जो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अंदर जो इमेज है उस पे हर साइड से, ऊपर नीचे चारों साइड से लाइट आए। बट अगर नॉर्मल इमेज से अगर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट लाना चाहें तो किसी एरिया में डार्क रहेगा, किसी एरिया में, किसी साइड में पूरा लाइट आएगा, ऐसा होता है। बट इन डायनेमिक लाइट क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और लाइटिंग हर साइड से इस पे पड़ रहा है, कहीं भी शैडोज आने का ऑप्शन ही नहीं बनता है। अगर सिंगल लाइट रहता, लाइट सामने से ज्यादा पड़ता, लेफ्ट से कम पड़ता, राइट से कम पड़ता, पीछे से तो पड़ता ही नहीं, तो ये इशू होता है। और HDRI में क्या होता है कि हमारा चारों, मतलब हर एंगल से, जहां से चाहे, मतलब 360 अप टू डाउन, लेफ्ट राइट, हर साइड से मेरा HDRI के थ्रू लाइटिंग पड़ता है, जिसके कारण मेरा जो ऑब्जेक्ट है और अच्छा लुक देता है जब वो रेंडर। तो इसी का एग्जांपल हम आज देखेंगे। तो वो कैसे देखेंगे, तो ये है हमारा 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप जो हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो आप इसके पहले वाले वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आना, क्योंकि ये उसके बाद वाला पार्ट है वीडियो का। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि 3 पॉइंट लाइटिंग और HDRI में डिफरेंस। तो हमारा 3 पॉइंट लाइटिंग में था, पहले तो की लाइट एक नॉर्मल लाइट होगा जो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा। फिल लाइट क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट पे जिस साइड से लाइट पड़ रहा है उसके अपोजिट साइड में जहाँ शैडोज बन रहे हैं, फिल लाइट उस शैडो वाले पार्ट को आने नहीं देता है। फिल लाइट का काम है उस शैडोज को हटा देना और लाइट से उस पार्ट को फिल कर देना जहाँ जहाँ शैडोज आ रहे हैं। और बैक लाइट का काम होता है पीछे से भी लाइटिंग करना ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे लाइट्स के थ्रू। अब HDRI पे आते हैं। अब कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जो HDRI इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से वेबसाइट्स होते हैं। आप कहाँ से HDRI इमेज अपने 3D सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हो ताकि आपका प्रोडक्ट और अच्छा दिखे। पहला तो हो गया आपका, आप 3 पॉइंट लाइटिंग, जिसको स्टूडियो लाइटिंग बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा, 3 पॉइंट लाइटिंग हो गया या सिंगल लाइटिंग हो गया, उसको स्टूडियो लाइटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली ये जो लाइटिंग्स होते हैं वो स्टूडियो में यूज होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं इन लाइट्स को। और जो हमारा HDRI होता है, HDRI नेचुरल इमेजेस जो होते हैं उनके लाइट्स को हमारे ऑब्जेक्ट पे शो करता है। ये तो हमने लाइट्स खुद से क्रिएट किए, की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट, अलग अलग साइड से लाइट डाल दिए और नाम दे दिए। बट जो हमारे कुछ आजकल के कैमरा आने लगे हैं जो 360 प्रोवाइड करते हैं, जैसे GoPro हो गया, या और भी वैसे आप नाम सुने होंगे कि वो 360 फोटो कैप्चर करता है, वीडियो कैप्चर करता है। तो जो फोटो कैप्चर करता है ना, 360 फोटो, GoPro जैसे कुछ होते हैं। मैं नाम तो बताऊंगा नहीं, बट आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि हाँ, ऐसे GoPro जैसे कुछ कुछ हैं कैमरास जो 360 इमेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो 360 इमेज एक्चुअल में कैप्चर किए जाते हैं। जैसे नॉर्मल कैमरे से आप फोटो लेते हो तो एक जस्ट सिंगल सा एक फ्रेम में, जैसे मैं अभी आपको शो हो रहा हूँ, बस ये पर्टिकुलर सामने से आपको मैं शो हो रहा हूँ और आसपास में जो है बस इतना ही शो हो रहा है आपको मेरे स्क्रीन में जो भी है। इन 360 क्या होता है कि मैं तो आपको दिखूंगा ही दिखूंगा, मेरे आसपास में जो ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के अलावा मेरे पीछे वाले बैकग्राउंड में क्या है वो भी आपको दिखेगा, मेरे ऊपर वाले बैकग्राउंड में क्या है वो भी दिखेगा, नीचे वाले बैकग्राउंड में क्या है वो भी दिखेगा। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। तो आप खुद से भी बना सकते हो अगर आपके पास GoPro है,
तो आप खुद से भी बना सकते हो खुद का 360 इमेज और उसे अपलोड करके आप एक तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। या फिर आपके पास GoPro नहीं है, डाउनलोड कर सकते हो कुछ वेबसाइट से, जिसका मैं अभी डेमो दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो HDRI कैसे काम करता है। तो ये तो हो गया स्टूडियो लाइटिंग जिसमें की फिल और बैकलाइट आती है। अब HDRI लाइटिंग कैसे होता है, तो पहले मैं ये लाइट्स को डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरा कैमरा सीन जो है वो पूरा ब्लैक है, तो मैं इसे मिड पे कर देता हूँ और यहाँ से सिर्फ दिखने के लिए कि हाँ यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसे हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे HDRI हेवन। मैं इन सब के लिंक्स आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप खुद से भी जाके एक्सप्लोर कर सको कि कितने तरह के 360 इमेजेस होते हैं। और जो इमेजेस इसमें प्रोवाइड किए गए हैं इन वेबसाइट्स पे, वो एक्चुअली कैप्चर किए गए हैं। ऐसा भी नहीं कि 3D व्यू में क्रिएट करके उसे अपलोड कर दिया गया, नहीं। एक्चुअल GoPro जैसे कैमरास के थ्रू 360 फ़ोटोज़ क्रिएट किए गए हैं, जो स्पेशली इसीलिए क्लिक किए गए हैं ताकि आपका जो आप जब उसको 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ करो एज अ लाइटिंग पर्पस, तो वो प्रोफेशनल आपके ऑब्जेक्ट्स को दिखाए, या जो कुछ भी आप बनाओगे अपने सीन में। जैसे मेरा जो सीन था उसमें ये था कैरेक्टर, तो आपका सीन ये इसको और इन्हेंस लाइटिंग देने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर जैसे मार्मोसेट हो गए या फिर सब्सटेंस पेंटर हो गए, वो इनबिल्ट आपको देते हैं HDRI इमेजेस। बट कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हो गए जैसे ब्लेंडर और माया, ऐसे और भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आपको HDRI प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब HDRI कुछ कुछ ही होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। मेरे को ब्लेंडर का HDRI का पता नहीं, बट इसमें लिमिटेड ही है, जैसे एक दो है। तो आपको अगर अलग से लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे मैं आपको HDRIheaven.com नाम का एक वेबसाइट है, ये आपको सिर्फ HDRI प्रोवाइड करेगा। तो ये है हमारा HDRI हेवन वेबसाइट, ये आपको टोटली फ्री में आप प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे नीचे में कुछ कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं कि कौन से मटेरियल्स पे कैसा आपका HDRI लाइट दिखेगा। तो मैं कुछ दो तीन को दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से अपने मॉडल पे टेस्ट कर सकते हो कि कैसे दिखेगा आपके मॉडल पे। मॉडल का जो मटेरियल होता है सिर्फ मॉडल पे ही डिपेंड नहीं करता है कि आपका HDRI कैसे दिखाएगा मॉडल को। मॉडल पे आप कौन सा मटेरियल डालते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा दिखेगा जो फाइनल आउटपुट होगा। जैसे कि मैं अभी एक डाउनलोड करूं, तो ये ओल्ड कॉन्क्रीट हॉल डाउनलोड करता हूं मैं। अब इनमें से आप और भी यूज़ कर सकते हो। मैं कुछ एक नेचुरल इन्वायरमेंट लेके डाउनलोड करूँगा, जैसे कि हो गया, जैसे कि मैं एक ये सेकेंड वाला लेके चलता हूँ, नेचर पार्क पॉइंट व्यू, ये वाला HDRI में डाउनलोड कर लेता हूँ। और भी कुछ कुछ देखते हैं, जैसे कि और क्या क्या मैं रख सकता हूँ अपने, अगर आपको शो करना रहा तो HDRI में कुछ कुछ और चुन लेते हैं। जैसे एक एंशियंट सिटी रूइंस रख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी अपने पास 3 HDRI डाउनलोड हो चुके हैं। मैं तीनों को एक एक करके दिखाऊंगा कि HDRI प्लेस कैसे करते हैं ब्लेंडर में, अगर आप ब्लेंडर यूज़र हो तो। अगर आप माया यूज़र हो या आप कोई और यूज़र हो तो आपको उनके ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे कि HDRI सेट कैसे करते हैं माया मैक्स वैसे में। मैं ब्लेंडर यूज़र हूँ तो मैं ब्लेंडर का ही बता सकूँगा कि मैं ब्लेंडर पे कैसे HDRI सेटअप करता हूँ और कैसे अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग तरह का रिएक्ट करता है जो HDRI। तो पहले तो हमारा डाउनलोड हो गया, तो ओके, तो मैंने 3 डाउनलोड कर लिए थे। मैं अब धीरे धीरे करके सबका आपको दिखाऊंगा कि हर एक मेरा HDRI कैसा अलग अलग मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है। तो पहले यहाँ पे एक और न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, जिसमें शेडर एडिटर नाम का एक ऑप्शन है, ये रहा। एन प्रेस करके साइड वाले को हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे ऊपर पे ध्यान दे, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं वर्ल्ड पे डाल दूँगा और यहाँ पे 2 नोड मिलेंगे मेरे को। तो पहले तो हमारे पास ये 2 नोड है। अब पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से नोड है। बैकग्राउंड नोड और वर्ल्ड आउटपुट नोड। वर्ल्ड आउटपुट नोड हमारा मेन नोड है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। बैकग्राउंड नोड को डिलीट करेंगे, शिफ्ट A प्रेस करेंगे, एनवायरनमेंट नोड सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च करते ही मिल गया यहाँ पे, और ओपन पे क्लिक करके यहाँ का जो HDRI का जो लोकेशन है Ctrl+C यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से कोई भी एक HDRI ले लेंगे, कोई भी जो अभी हमने डाउनलोड किया। जैसे मैं ये रॉक कैसल वाला ले रहा हूँ, 8K HDRI है, इसे मैंने ले लिया।
अब यहाँ पे इसे इसके कलर को सरफेस में मैं ऐड कर दूँ। अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है, अब इस पर सिर्फ एक साइड से, जैसे जो HDRI होता है, हाई डायनेमिक रेंज इमेज, उसमें क्या होता है कि मेरा बॉडी दिख रहा है, ये आसपास का एरिया दिख रहा है, प्लस इसके पीछे ऊपर नीचे हर साइड का आपको दिखेगा इमेज, प्लस उसके लाइट को मेरे पे फोकस किया जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने एक HDRI लिया था रॉक कैसल वाला, और मैंने जब इस ऑब्जेक्ट पे डाला, मैंने देखिए कुछ इस तरह का सिनेमैटिक शॉट टाइप का आपको इस कैरेक्टर पे व्यू देख। बल्कि यही सेम काम अगर हम स्टूडियो लाइटिंग के साथ करते, जैसे स्टूडियो लाइटिंग में 3 पॉइंट लाइटिंग, सिंगल लाइट, इस तरह का लाइटिंग मेरे को नहीं मिलती जिस तरह का लाइटिंग अभी मेरे को HDRI में मिल रहा है। तो HDRI का पर्पस क्या है यूज करने का, कि इसमें हमको वैरायटी ऑफ नंबर्स में कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर के भी माइक्रो टोन्स होते हैं, वो भी हमारा HDRI करता क्या है, उन सारे टोन्स को जैसा इमेज में जिस तरह का लाइट जहां जहां उस तरह का मेरे को ऑब्जेक्ट पे वो लाइट दे रहा है। कहीं से भी डार्कनेस नहीं है, मतलब जहां पे लाइट कम है वहां पे लाइट कम ही दिखा रहा है, बट कहीं भी शेडोज क्रिएट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, कहीं भी शेडोज क्रिएट नहीं हो रहे हैं, और ये एक्चुअली थोड़ा सिनेमैटिक लग रहा है, या फिर थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का लाइटिंग इसमें फील हो रहा है कि हाँ थोड़ा प्रोफेशनली लाइटिंग किया गया है। जनरली 3 पॉइंट लाइटिंग में स्टूडियो लाइटिंग जो होता है उसमें आपको देख के ही फील हो जाएगा कि वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लाइट, बट इस तरह का जो HDRI लाइटिंग होता है इसमें आप देख के नहीं बता सकते हो कि इसमें आपका जो 3D मॉडल है, अगर आप उसे अच्छे से बनाते हो प्रॉपर मॉडलिंग टेक्सचरिंग सब कुछ मिला के, और आप उसको सही HDRI इमेज के साथ कनेक्ट करते हो, तो एकदम लगेगा ही नहीं कि वो कोई 3D मॉडल है, वो लगेगा कि एक्चुअल एसेट है, रियल लाइफ एसेट है। तो अब इसमें टेक्सचर का भी फर्क पड़ता है। टेक्सचर वाला फर्क मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल तो मैं HDRI के अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा कि अलग अलग मटेरियल्स पे HDRI अलग अलग कैसे रिएक्ट। पहले तो एक HDRI ये हो गया मेरा, जो इस तरह का लाइटिंग दे रहा है मेरे को। अब एक दूसरा उठाएंगे। पहले तो ये रॉक कैसल वाला था, अब दूसरा हमारा कौन सा होगा, इसको शिफ्ट D और डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे। ओपन अबैंडन्ड बेकरी, इसको ओपन इमेज करेंगे। अब इसको सरफेस के साथ कलर कनेक्ट करेंगे, इसके कलर को सरफेस के साथ। इसका लाइटिंग प्रॉपर्टी अलग है, हर HDRI इमेज का लाइटिंग प्रॉपर्टी अलग होगा, क्योंकि हर एक HDRI में लाइट कहीं कहीं से आएगा, कहीं से नहीं आएगा, पीछे लाइट पड़ेगा, हर जगह लाइट पड़ेगा अलग अलग डायरेक्शन से। बल्कि 3 पॉइंट लाइटिंग में इस तरह का नहीं होता है, उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपने लाइट दिया तो उसी डायरेक्शन से लाइट आएगा। बल्कि HDRI इमेज जहां जहां से भी हल्का सा भी अगर लाइट आ रहा है तो वो लाइट आपका मेन ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो HDRI डालने से थोड़ा प्रोफेशनलिज्म का वाइब आना शुरू हो जाता है। 3 पॉइंट लाइटिंग भी प्रोफेशनल लेवल है, बट अगर आप उसको सही से प्लेस करो तो, अगर आप लाइटिंग को 3 पॉइंट लाइटिंग सीख गए अच्छे से, तो वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी बेस्ट है, जिस लेवल जैसा नाम पे बेस्ट है। पर अब अगर आप न्यू हो इसमें HDRI में, तो शुरुआत में थोड़ा इजी, मतलब क्या बोलूं, नॉर्मली है, सारे लाइटिंग सही है, उसको यूज करने का तरीका आना चाहिए, बस मैं इतना बोलूंगा। अब यहाँ पे मेरे को सामने से ब्लैकिश टाइप का आ रहा है, मैं इसे अब क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे टेक्सचर कोऑर्डिनेट नाम का एक नोड आता है, उसको यूज़ करके मैं इसके टेक्सचर्स के साथ खेल सकता हूँ। जैसे कि इस HDRI का मेरे को अगर रोटेट करना हो, मेरे को इसका लाइटिंग सही नहीं लग रहा है, इसको लाइटिंग मेरे को पीछे से लग रहा है, तो इसका लाइटिंग मेरे को सही नहीं लग रहा है, इसका लाइटिंग मेरे को लग रहा है पीछे से है, बल्कि मेरे को लाना है सामने से। तो अब इसको ब्लेंडर पे हम इजीली रोटेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके लिए बस हमें ये दो नोड्स, ये एक नोड था जिसके कारण हमारा मेन HDRI इमेज का लाइट इस ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। अब हमें रोटेट करना है इस HDRI इमेज के लाइटिंग को अपने अकॉर्डिंग। तो ये दो नोड हैं, इन दो नोड को हम कंबाइन करेंगे अपने HDRI इमेज के साथ। तो क्या होगा, मैंने टेक्सचर कोऑर्डिनेट के जो नोड है जो जनरेटेड, उसको इसके वेक्टर के साथ कंबाइन किया। एक्चुअली वेक्टर के साथ भी नहीं, रोटेशन के साथ कंबाइन करेंगे हम, इसके वेक्टर के साथ कंबाइन किया। टेक्सचर कोऑर्डिनेट का जो नोड है उसको मैपिंग के वेक्टर के साथ कंबाइन किया। अब यहाँ पे रोटेट करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, और देखेंगे कि हमारा कौन सा जो एंगल है वो सही है, सही से दिखा रहा है लाइटिंग को। जैसे हमारा ये लाइटिंग Z एक्सिस पे हमने 222 डिग्री पे, यहाँ पे आप इसका वैल्यूज भी देख सकते हो कि किस तरह से अरेंज किया गया है। तो HDRI में आप इसे आप ब्लेंडर पे रोटेट कर पा रहे हो, इसको इस तरह से यूज करके टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग का यूज करके। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मैनुअली करना सीखो इसके लिए।
वो मैं शॉर्टकट अभी यूज़ नहीं करूँगा, वरना उसके लिए आते हैं एडिट करके प्रेफरेंसेस में जाना पड़ता है, वो अभी नहीं, वो बाद के वीडियो में बताऊँ। इसमें थोड़ा अब जब मैंने रोटेट किया और जब लाइट का जो डायरेक्शन है, जो विंडो से मेरा लाइट आ रहा है, वो जब अब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, थोड़ा नेचुरल और अच्छा फील दे रहा है। इंस्टेड ऑफ 3 पॉइंट लाइटिंग इसमें मतलब थोड़ा और वेरिएशन है कलर के, जो लाइट का जो डिफरेंट कलर, जैसे कि हमने, अगर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, तो उसमें होगा कि सन का लाइट का जो वाइट लाइट होता है उससे 6-7 अलग अलग रंग बनते हैं विबग्योर करके। वैसे ही यहाँ पे कुछ है कि यहाँ से सन का लाइट पड़ रहा है, उसके थ्रू जो अलग अलग कलर्स क्रिएट हो रहे हैं, वो जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो इन्हेंसमेंट है वो और भी अच्छा होने लगता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा HDRI। अभी हम इसको भी फिलहाल के लिए इस नोड को हटा देंगे और हमारा ये वाला जो HDRI इमेज था इसको भी हम हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, हमने एबंडेंस बेकरी यूज़ कर लिया, रॉक कैसल यूज़ कर लिया। अब इसको फिर से डुप्लीकेट करेंगे और द लॉस्ट सिटी जो लास्ट हमारा HDRI है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो फिर से वही करेंगे, द लॉस्ट सिटी के कलर को सरफेस के साथ ऐड करेंगे। ये हमारा HDRI है, हाई डायनेमिक रेंज इमेज। HDRI का फुल फॉर्म ही होता है हाई डायनेमिक रेंज इमेज। जो हमारा नॉर्मल प्लेन जो इमेज है, ये जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, इसमें जो भी इमेज बन रहा है उस इमेज से मैं इमेज का थोड़ा एडवांस लेवल का होता है ये 360 डिग्री वाला इमेज। अब इसमें आप देख रहे हो कि सन का लाइट उधर से आ रहा है और अलग अलग चीज़ों पे पड़ रहा है, तो उस सन का लाइट जो अलग अलग चीज़ों पे शैडोज क्रिएट कर रहा है, कहीं पे रॉक पे पड़ के पीछे से आ रहा है, थोड़ा बहुत भी क्रिएट हो रहा है लाइट, बट अलग अलग जगह से हल्का हल्का लाइट क्रिएट हो रहा है। और अब इसे अगर टेक्सचर कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ दें तो ये और भी अच्छा दिखेगा। जैसे अब इस टेक्सचर कोऑर्डिनेट के साथ हमने जोड़ा है तो हमारा सन का जो लाइट है वो पीछे से आ रहा है। अब इससे मैं नहीं चाहता वो पीछे से आए, वो अलग डिफरेंट साइड से आए, जैसे कि साइड से भी आ रहा है। तो अभी इसका इस कैरेक्टर के इस साइड पे हल्का शैडो है, पूरा शैडो नहीं है बट फिर भी शैडो है, बट उसका इफेक्ट अभी दिख नहीं रहा है। अभी ये नेचुरल एक जो नेचुरल आप जब फोटो लेते हो तो कुछ वैसा नेचुरलिज्म इसमें से झलक रहा है। थोड़ा सा अलग अलग एंगल से हम HDRI को रोटेट करेंगे और देखेंगे कौन सा एंगल सही है, और जो भी एंगल सही होगा हमें पसंद आएगा उसका हम रेंडर कर लेंगे। अभी मैं रेंडर नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ दिखाऊंगा। और हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने अलग अलग HDRI का दिखा दिया कि अलग अलग HDRI कैसे काम करता है और कौन सा HDRI कहाँ पे कैसे काम करेगा। अब मैं दिखाऊंगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ग्लास का होगा तो ग्लास का जो हमारा मॉडल है उस पे HDRI कैसा दिखेगा, मेटालिक होगा तो मेटालिक पे कैसा दिखेगा, रफनेस होगा तो रफनेस पे कैसा दिखेगा। ऑब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करेगा, जैसे अगर कोई बॉडी है जो प्रॉपर मेटालिक है उस पे लाइट का कैसा फर्क रहेगा वो पता चलेगा। किसी चीज में रफनेस ज्यादा है तो उस पे कैसा फर्क पड़ेगा वो इसमें पता चलेगा। जैसे अलग अलग, जैसे अभी तो सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ हम काम कर रहे थे, अब हम जाएंगे मटेरियल चीजों में। अब इसमें मटेरियल्स में जाएंगे, मटेरियल टाइप में गए, अब इसमें अलग अलग मटेरियल के साथ खेलेंगे। जैसे कि फिलहाल तो ये सिंपल सा था हमारा सिंपल मटेरियल, सॉलिड मटेरियल। अब हम अलग अलग चीज़ों के साथ खेलेंगे। जैसे फिलहाल तो मेरे को ग्लास बनाना है, ग्लास सेट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, स्पेक्युलर को थोड़ा रखूँगा, रफनेस को थोड़ा सा कम करूँगा। अब ये थोड़ा लग रहा है प्लास्टिक का। अब पता चलेगा हमें कि अलग अलग मटेरियल्स के हिसाब से भी लाइटिंग डिपेंड करता है कि कैसा दिखेगा। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हमारा सॉलिड कलर में हो, कुछ हो सकता है कि कहीं पे सॉलिड हो, कहीं पे रफनेस हो, कहीं पे हो सकता है सिर्फ रफनेस हो, कहीं पे हो सकता है सिर्फ मेटालिक। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जहाँ भी मेटालिक है या जहाँ भी कोई भी अदर थिंग है, मेटालिक हो गया, ओपेसिटी हो गया, हर जगह रफनेस होगा। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है इन पूरे वर्ल्ड में बोल दो या 3D वर्ल्ड में बोल दो, हर जगह रियल वर्ल्ड में नहीं, ना तो रियल वर्ल्ड में ना तो CG वर्ल्ड में, किसी भी वर्ल्ड में आप देख लो, कोई भी चीज प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपर एकदम नहीं। कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो है जो उसको इम्परफेक्ट बनाता है। जैसे कि प्रोसेस में अगर देखें तो हमारा वो जो बॉडी था वो नॉर्मल बॉडी अब नहीं था पहले। उसमें हल्का फुल्का मतलब रफनेस का होना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़। अगर आप किसी भी चीज़ को कैप्चर कर रहे हो अपने कैमरा के थ्रू या फिर अपने आँख के थ्रू, आप जो कुछ भी देख रहे हो उसमें भले ही आपको देखने से लगेगा कि इसमें रफनेस तो है ही नहीं, इसमें क्या ही रफनेस होगा, बट हर एक चीज़ का अपना अपना रफनेस होता है। प्रॉपर शार्प कुछ भी नहीं होता है। प्रॉपर शार्प नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है किसी भी, ना तो रियल लाइफ में ना ही वर्चुअल लाइफ। हर एक चीज में
उबड़ खाबड़ स्क्रैचेस वगैरह होते ही होते हैं। मेटेलिक आपको दिख रहा है तो मेटेलिक तो है ही, साथ साथ उसमें रफनेस भी है। ऐसा नहीं कि अगर मेटेलिक है तो रफनेस नहीं होगा, रफनेस है तो रफनेस रह सकता है अकेले, क्योंकि वो रफनेस है वहाँ पे। बट अगर उसके रफनेस के अलावा कुछ और है, जैसे ओपेसिटी हो गया, मेटेलिक हो गया, या कुछ और ट्रांसलूसेंसी हो गया, उसमें रफनेस होगा। चाहे रफनेस रफनेस रहे, पर रफनेस के अलावा अगर मेटेलिक है तो सिर्फ उसमें मेटेलिक नहीं रह सकता। जैसे रफनेस रफनेस रह सकता है, वैसे मेटेलिक मेटेलिक नहीं रह सकता है। मेटेलिक में हल्का रफनेस होगा ही होगा। या फिर ओपेसिटी, कोई भी ग्लास ले लें या प्लास्टिक ले लें, वो आपको अगर ट्रांसपेरेंट दिख भी रहा है ना, तो वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें हल्का सा रफनेस है जो उसको ट्रांसलूसेंट बना रहा है। जैसे कि कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक अगर आप देखोगे धूप में या फिर कैसे भी, तो आपको दिखेगा प्रॉपर ओपेसिटी तो है, मतलब आर पार तो दिख रहा है, अब इसमें क्या ही रफनेस होगा या क्या ही कुछ होगा, फ्रैक्शन जैसा कुछ। बट नहीं, वहां पे रफनेस इक्वल टू रिफ्रैक्शन। ये बात याद रखना कि जहाँ पे रफनेस आ गया, वहां से रिफ्रैक्शन का धीरे धीरे वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो किसी भी चीज में प्रॉपर कुछ भी नहीं है 100%। ओपेसिटी भी प्रॉपर 100% ओपेसिटी नहीं होता, उसमें हल्का रफनेस का वैल्यू होता है, जिसके कारण वैल्यू टू वैल्यू वेरी करता है। लाइक ग्लास का अलग अलग ओपेसिटी होता है और अलग अलग रफनेस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जितना कम रफनेस होगा उतना ज्यादा ओपेसिटी होगा, जितना रफनेस बढ़ते जाएगा उस ग्लास में उतना ज्यादा ट्रांसलूसेंसी भी आते जाएगा उस। और रफनेस अगर पूरा हाई हो जाएगा उस ओपेसिटी वाले चीज पे, तो वो पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक क्रिएट हो जाएगा। इससे मैं यहाँ पे भी बताता हूँ कैसे होगा वो। जैसे हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ये प्रॉपर मार्बल है, इसमें कहीं भी कुछ रफनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी इसमें ऐसा ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसमें रफनेस जीरो हो वो मतलब है ही नहीं, एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसमें कुछ ना कुछ तो होगा जो मतलब इम्परफेक्शन का निशानी होगा। हल्का तो रफनेस होना होगा ही होगा हर एक चीज़ में। ये तो बस एक एग्जांपल है कि मतलब कैसे क्या है। उसके बाद फिर अगर इसमें रफनेस बढ़ाते जाते हैं जितना ज़्यादा, जैसे अभी प्रॉपर ओपेसिटी था इसमें, तो ये आर पार दिखा रहा है अपने आर पार की क्या है, माइक्रो लेवल पे भी होगा बट रफनेस होगा वहाँ पे। अब जैसे जैसे हम रफनेस का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे ट्रांसलूसेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ में जिसमें ओपेसिटी, यानी कि जिसमें आर पार हमें जिसके थ्रू दिख रहा है, उसमें हम अगर रफनेस बढ़ाते जाएंगे या फिर यूँ कहिए कि ट्रांसलूसेंसी बढ़ाते जाएंगे, दैट मीन्स ट्रांसलूसेंसी इक्वल टू रफनेस होता है ओपेसिटी के वर्ल्ड में। जैसे कि यहाँ पे भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये प्रॉपरली ओपेसिटी है, इसके आजू आर पार दिख रहा है, बट जैसे ही इसमें मैं रफनेस बढ़ाते जाता हूँ इसका ट्रांसलूसेंसी बढ़ते जाता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका ट्रांसलूसेंसी इतना बढ़ जाएगा कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। जैसे कि यहाँ अब ये ओपेसिटी रहा नहीं, इसमें इतना रफनेस आ गया है कि अब ये प्रॉपर एक ओपेक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब इसके आर पार नहीं देख सकते, जो भी है ये सामने में अब दिख रहा है कि बस यही है, यहीं तक है हमारा विजन, इसके आर पार का विजन हम नहीं देख सकते। अब इसका रफनेस को कम करते जाएंगे, जितना कम करेंगे उतना ट्रांसलूसेंसी कम होते जाएगा, और जितना ट्रांसलूसेंसी कम होगा उतना ज़्यादा ओपेसिटी बढ़ते जाएगा। और जैसा अगर आप पहले जब स्कूल में होंगे तो पढ़े होंगे कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और ओपेक में क्या डिफरेंस होता है, तो बस यही डिफरेंस होता है, रफनेस का डिफरेंस। अगर प्रॉपर 100% रफनेस अगर ज़ीरो है तो वो ओपेसिटी होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा रफनेस हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो ट्रांसलूसेंसी की ओर जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब अगर रफनेस पूरा फुल है तो वो पूरा प्रॉपर ओपेक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये तो हो गया ग्लास में। ग्लास में हमारा जैसे ये एक ग्लास है, ग्लास मटेरियल पे हमारा HDRI कैसे शो होगा, अगर मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ब्लेंडर में एक और रेंडर इंजन है साइकिल। ये प्रॉपरली दिखाता है कि हमारा जो रेंडर व्यू है उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, रिफ्लेक्शन वगैरह सब कुछ इसमें अच्छे से शो होता है। तो अभी जैसे मेरा इस ऑब्जेक्ट का रफनेस एकदम ही ज़ीरो है, तो अब इसके पे देख सकते हैं कि किस तरह का ये अपने पे, इसमें ओपेसिटी 100% है और रफनेस ज़ीरो है, डैट मीन्स कि ट्रांसलूसेंसी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बट जैसे जैसे मैं इसका मटेरियल के रफनेस को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये अपना
ट्रांसलूसेंसी वैल्यू भी बढ़ाते जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रफनेस को रखा है 0.404 पे, तो अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो दिख रहा है कि लाइट इसके आर पार जा पा तो रहा है बट हल्का फुल्का जा पा रहा है। हम इसके डायरेक्टली देख पा रहे हैं और नहीं भी देख पा रहे हैं। इसमें रफनेस है जिसके कारण कुछ कुछ एरियाज से जहाँ से लाइट जा रहा है वो जा तो रहा है पर कहीं कहीं से नहीं भी जा रहा है, तो हमारा जो विजन है वो डायरेक्ट हमारी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब ओपेसिटी था तो हम इसके आर पार देख पा रहे थे कि इसके आर पार क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखना रहा कि इसके हेड के आर पार क्या है, तो यहाँ पे हम इजिली देख सकते हैं कि इसके हेड के आर पार एक पहाड़ है। मतलब ये प्रॉपर एक ग्लास का हमें वाइब दे रहा है कि ये ग्लास है जिसके आर पार हमें आगे का दिख रहा है। अब जैसे जैसे इसका ट्रांसलूसेंसी बढ़ाएंगे, मान के चले मैं इसको ट्रांसलूसेंसी को हाफ रखता हूँ यानी रफनेस को हाफ रखता हूँ, तो अब इस पे हम अब देख सकते हैं कि मतलब अब हमें दिख तो रहा है कि उसके आर पार कुछ है पर प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा है। मतलब अगर थोड़ा सा ये कम रफनेस को थोड़ा सा और कम करते हैं तो हमें दिखता कि हाँ, मतलब सिंपल वर्ड्स की जितना रफनेस कम रहेगा उतना ओपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते, और जितना रफनेस बढ़ते जाएगा उतना ट्रांसलूसेंसी बढ़ते जाएगा, जिसके कारण देख तो पाएंगे पर ये भी बोल पाएंगे कि हमें कुछ दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा है, वो ट्रांसलूसेंसी में आएगा। और ओपेक में क्या आता है, जब हमारा रफनेस पूरा फुल हो जाता है वो चीज़ हमारा रफनेस में आता है कि मतलब हम अब इसके आर पार ही नहीं देख सकते कि इसके आर पार क्या आता है। ट्रांसलूसेंसी में हल्का देख सकते हैं कि इसके आर पार क्या है। ओपेक में ट्रांसपेरेंसी में हम इसके आर पार पूरा देख सकते हैं कि इसके आर पार में क्या है। उसके बाद फिर रफनेस अगर पूरा फुल हो, दैट मीन्स अगर ट्रांसपेरेंसी पूरा फुल हो, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बन जाता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। बस हमें ये एक फिजिकल बॉडी दिख रहा है, अब इसके आर पार जो इमेज है वो हमें नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा ग्लास का डेफिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और ओपेक। अब हम मेटल के साथ देखें, मेटल के साथ इसका क्या है। तो ये था हमारा। अब ये अगर मेटालिक होता तो कैसा दिखता। प्रॉपर मेटालिक कुछ भी नहीं होता है, रफनेस उसमें होगा ही होगा, और प्रॉपर मेटालिक के साथ प्रॉपर रफनेस भी कभी नहीं होती कि अगर 100 मेटालिक 100% है तो रफनेस भी 100% होगा नहीं। अगर मेटालिक 100% है तो रफनेस का वैल्यू 100 मेटालिक के 100% से कम होगा, लाइक 75% होगा, 55% होगा, 60% होगा, बट मेटालिक के वैल्यू से रफनेस का वैल्यू कम, तभी वो प्रॉपर मेटालिक कहलाएगा। ये जो हमारा अभी ऑब्जेक्ट है ये अभी मेटालिक है, क्यों? क्योंकि मेटालिक 100% है, रफनेस है बट कम है रफनेस का वैल्यू। तो रफनेस को कभी फुल नहीं करेंगे जब हमारा मेटालिक बॉडी रहेगा, ये मैं पहले ही बता दूं। रफनेस को या तो हाफ रखेंगे या हाफ से कम रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि अब हमें ये एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, अब ये प्रॉपरली दिख रहा है। रफनेस का वैल्यू से ही डिसाइड होता है कि हमारा मेटालिक कैसा रहेगा। तो मेटालिक जब भी 100% पे रहेगा, रफनेस कभी भी 100% पे नहीं रहेगा, वरना रफनेस कुछ इस तरह का, मतलब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह का अजीब वियर्ड दिखेगा, ना ही मेटालिक रहेगा सही से, ना ही रफनेस सही से रहेगा। तो मेटालिक अगर 100% पे है हमारा, तो रफनेस या तो 50% से कम रहेगा, 10% से 50% के बीच में हमारा रफनेस का वैल्यू होगा, तब जाके कहीं ये मेटालिक ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो रफनेस का एक मेजर इंपॉर्टेंस होता है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने में। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल यही हो सकता है कि अगर मेटालिक को भी अगर परफेक्ट दिखाना है कि वो परफेक्ट मेटालिक, तो उसमें रफनेस का होना इंपॉर्टेंट, तभी वो डिफाइन हम कर सकते हैं कि वो प्रॉपर मेटालिक है। अगर वो हम इसमें से रफनेस ही घटा दें, है तो लग तो रहा है कि ये मेटालिक है पर सही नहीं लग रहा है इतना, मतलब जो बोलते हैं वो परफेक्शन इसमें से फील नहीं हो रहा है, परफेक्शन खत्म हो गया। जब रफनेस है ही नहीं तो परफेक्शन फील नहीं हो रहा है। एक मेटल में जो रफनेस का जो वैल्यू होता है वो फील नहीं हो रहा है। अब ये बस जस्ट एक हमारा ग्लॉसी मटेरियल लग रहा है, बट वो जो इसमें से मेटल का वाइब आना चाहिए, वो वाइब इसमें से अब खत्म हो जाए। रफनेस का होना इम्पॉर्टेंट है, तो मैं अभी थोड़ा सा 10% के लिए बढ़ाता हूँ रफनेस का वैल्यू। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें तो अब हल्का हल्का फील आने लगा है कि हाँ ये मेटल है एक्चुअल में। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और मेटालिक, ये जो लिमिट है रफनेस का, मेटालिक का जो लिमिट है वो 100% है, और जो रफनेस का जो लिमिट अभी वाला, ये बस इसी लिमिट तक में है तो सही है, वरना रफनेस का जो ये वैल्यू है इसके और ऊपर जाएगा तो ये बहुत अजीब लगेगा।
हाँ सही है, अगर आपको कुछ इस तरह का मटेरियल क्रिएट करना है तो उसके लिए सही है, पर इसमें से मेटालिक का फील ही खत्म हो चुका है अगर रफनेस इतना ज़्यादा रहेगा। मेन हमारा मेटालिक में रफनेस जो होगा वो 0.184 से स्टार्ट होकर 0.265 तक के बीच में रहेगा, और आपको जो एक मेटल का वाइब आता है वो वाइब आपको इसी वेरिएशन के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है मेटल का, जो स्टैंडर्ड फिट किया गया कि हमारा मेटल में रफनेस किस लेवल पे होगा, मेटेलिक किस लेवल पे होगा, वो इसी लेवल के अंदर है। 0.191 या जो मैंने अभी बोला था 0.191 बोलूँ या कुछ और बोलूँ, से लेके 0.287 या 265 तक के बीच में आपका एक लगता है कि हाँ ये एक मेटल है। अब उसके आगे आप जाते जाओगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ मेटल है, बट वो प्रॉपरली वो फील नहीं देगा कि ठीक है बस है, इस तरह का बस एक शेडर बन जाएगा, वो यूज में नहीं रहेगा फिर। तो ये हो गया मेटल पे हमारा HDRI कैसा। अब आ जाते हैं मेटल मेटालिक को हल्का कम करते हैं। अब कोई अननोन रैंडम मटेरियल क्रिएट करते हैं और देखते हैं उस पर HDRI हमारा कैसा। जैसे कि अब हम अपना ट्रांसमिशन ऑन करते हैं जो हमारा ओपेसिटी को क्रिएट करता है, तो ट्रांसमिशन ऑन कर दिए, मेटालिक ऑन कर दिए और रफनेस को कम रख रहे हैं। अब ऐसा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ओपेसिटी प्लस मेटालिक प्लस रफनेस होता है, तो उनसे कैसे डील करते हैं, उन पे हमारा HDRI कैसा दिखेगा। वो रफनेस अगर जिसमें ओपेसिटी प्लस मेटालिक है, हमेशा याद रखिएगा रफनेस का वैल्यू कम होगा, तब जाके वो एक प्रॉपर मटेरियल क्रिएट करता है। अगर ओपेसिटी है 100%, मेटालिक उसका 50% होगा और रफनेस उससे भी कम होगा, तो या तो आप मेटालिक को 50% रखो या ज़्यादा से ज़्यादा आप रफनेस को आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप ओपेसिटी के साथ मेटालिक यूज़ कर रहे हो तो आपको रफनेस को कम करना, मेटालिक से कम रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का शेडर बनेगा जो कि ओपेसिटी का ही एक पार्ट है, बट थोड़ा इसमें हाइलाइट्स हैं कि हाँ मेटल का भी एक प्रॉपर्टी है। तो HDRI का जो एक प्रॉपर मैंने अभी बताया डिटेल, वो यही है कि 3 पॉइंट लाइटिंग जो है हमारा, उसका एक एडवांस वर्जन है HDRI। इसमें HDRI का आपको फुल फॉर्म होगा हाई डायनेमिक रेंज इमेज। हाई डायनेमिक रेंज इमेज, हमारा जो नॉर्मल इमेज होता है वो प्रॉपर स्क्वायर फॉर्म में होता है, बट जो हमारा HDRI होता है वो 360 फॉर्म में होता है। वो पूरा एक स्फेरिकल फॉर्म में होगा कि हमारा ऊपर नीचे हमारे कैमरा के पीछे तक का व्यू को वो कैमरा कैप्चर करेगा। जैसे कि जस्ट आप HDRI सर्च कर लो तो पॉली हेवन भी बेस्ट है, फॉर फ्री HDRI होता है उसके लिए। यहाँ पे आप इनके ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, ब्लेंडर के लिए एड ऑन आते हैं इनके अपने खुद के अलग अलग। आप अब हाँ जैसे इसमें 3D व्यू में आप यहीं पे वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि जो हमारा जो HDRI इमेज है वो कैसा दिखेगा। आप इसे यहीं पे अपने हिसाब से माउस के थ्रू इधर उधर लेफ्ट साइड राइट साइड टॉप व्यू अपने हिसाब से जूम वगैरह करके आप खुद से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे फुल स्क्रीन पे कर रहा हूँ, अब मैं अलग अलग साइड देखूंगा तो HDRI देखिए यही काम करता है। मैं किसी भी साइड में अगर मैं कैमरा घुमा दूं, नीचे के साइड में देख, सामने लेफ्ट साइड राइट साइड हर साइड से आपको इसमें इमेज देखने को मिल रहा है। इंस्टेड ऑफ जो हमारा नॉर्मल इमेज होता है वो जस्ट एक स्क्वायर स्क्रीन में होता है, इसमें आपको हर साइड से देख। तो ये है हमारा HDRI। सिंपल प्रीव्यू में 360 डिग्री जो इमेज है, अगर हमें उसे एक सिंपल से फॉर्मेट में देखना रहा तो इस तरह का कुछ दिखेगा, बट वही अगर 360 मोड में जाता है वो, तो अपना प्रॉपर्टी वो डिफाइन कर देते हैं कि हाँ ये चौड़ाई है, ये वगैरह असाइन कर लेता है खुद पे वो। तो कुछ अलग अलग वेबसाइट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मतलब कौन कौन से वेबसाइट से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और ये अपने ऑब्जेक्ट पे आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि HDRI काम करे। तो आज की वीडियो के देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।